हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज गवर्नमेंट बजट। कंफर्म है बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए जो भी बातें इस चैप्टर में आपको बताई जाएंगी उनको आप पूरा नोट डाउन करिएगा, अच्छे से मिला के पढ़िएगा। इस चैप्टर को एकदम मक्खन मलाई की तरह आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, ताकि सारी की सारी बातें कंप्लीट चैप्टर आपको जो है एक बार में एकदम क्लियर हो जाए। तो आइए बच्चों लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बच्चों आप ये समझिए कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। देखिए, जैसे जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बजट बनाते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है, और जब हम घूमने जाएंगे तो वहाँ पे कितना पैसा हमारे पास से खर्चा होगा। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी बजट बनाती है कि पूरे एक साल के अंदर हमको जो काम करना है, ठीक है, उसके लिए पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, और जो पैसा आएगा उसको किन किन सोर्सेस पे या कहाँ कहाँ उसको हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया। तो जैसे हम लोग बजट बनाते हैं अपने डेली खर्चे को मीट करने के लिए, उसी तरीके से गवर्नमेंट बजट बनाती है अपने खर्चों को मीट करने के लिए। क्लियर बच्चों यहां तक। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, अ गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। ये क्या है बच्चों, एक एनुअल स्टेटमेंट है। आइटम वाइज रिसिप्ट, आइटम वाइज रिसिप्ट मतलब कि किस किस सोर्स के थ्रू उसके पास पैसा आने वाला है, ठीक है। और ये एस्टिमेटिंग रिसिप्ट होता है बच्चों। एस्टिमेटिंग रिसिप्ट मतलब वो रिसिप्ट जो कि अभी एक्चुअली गवर्नमेंट को रिसीव नहीं हुई है, गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है कि हमको इतना पैसा इस सोर्स के थ्रू मिलने वाला है। क्लियर है। एंड एक्सपेंडिचर, ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जो पैसा हमारे पास आएगा, ठीक है, उस पैसे को हम कहां कहां खर्चा करेंगे। मतलब ये एस्टिमेटेड रिसिप्ट होता है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है। जो पैसा हमारे पास आने वाला है, ठीक है, वो एस्टिमेटेड रिसिप्ट होता है, और जो पैसा हम कहीं खर्चा करने वाले हैं वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर हो गया। तो गवर्नमेंट बजट क्या है, एक एनुअल स्टेटमेंट है जो कि शो करता है आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसिप्ट कि कहां कहां से पैसा आने वाला है और उस पैसे को हम कहां कहां खर्चा करने वाले हैं ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, ठीक है। जैसे हम लोग अकाउंटिंग ईयर बनाते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो इसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च को फिजिकल ईयर कहते हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर गवर्नमेंट के पास कहां कहां से पैसा आने वाला है और गवर्नमेंट उस पैसे को कहां कहां खर्चा करने वाली है। अगर इसको हम लोग एक स्टेटमेंट फॉर्म में शो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बजट, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है, दीज आर एस्टिमेटेड वैल्यू। ये क्या है बच्चों, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतना पैसा आने वाला है और इतना पैसा मेरे पास से जाने वाला है, नॉट एक्चुअल फिगर। ये एक्चुअल फिगर नहीं है। एक्चुअली कितना आएगा, हो सकता है उससे कम आए या हो सकता है उससे ज्यादा आए। जो हमने एस्टिमेट किया था हो सकता है उससे कम पैसा आए या हो सकता है उससे ज्यादा पैसा आए, ठीक है। जो हमने एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया था हो सकता है उससे कम खर्चा हो सकता है उससे ज्यादा खर्चा हो, ठीक है। तो एक्चुअल ये फिगर नहीं होता, ये एस्टिमेटेड फिगर होता है कि कितना पैसा आने वाला और कितना पैसा हमारे पास से खर्चा होने वाला है। और ये जो हम लोग बजट बनाते हैं इसको हम बच्चों हम लोग पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। कहाँ प्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट में इसको हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। 1 फेब को ये जो बजट होता है ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिया जाता है। क्लियर है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रिपेयर्ड एट ऑल गवर्नमेंट लेवल। ये बच्चों सेंट्रल लेवल पे भी प्रिपेयर किया जाता है, सेंट्रल बजट, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे भी प्रिपेयर किया जाता है, स्टेट लेवल पे भी बनाया जाता है और लोकल लेवल पे भी बनाया जाता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो भी अपना बजट बनाती है। अपने को फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से चिपके हुए रहना है, अपने को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट ध्यान देना है, स्टेट और लोकल अपने सिलेबस में नहीं है। क्लियर है। फिजिकल ईयर कवर करता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट, इसको पार्लियामेंट में बच्चों प्रेजेंट किया जाता है फॉर द अप्रूवल, ठीक है। उसके बाद ये इंप्लीमेंट होता है। कंटेन एस्टिमेटेड फिगर, इसमें जो भी फिगर होती है वो एस्टिमेटेड फिगर होती है, ये एक्चुअल फिगर नहीं होता। हम एस्टिमेट करें इतना पैसा आने वाला इतना पैसा जाने वाला है।
गाइड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट को गाइड करता है। एंड रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द एंटायर फाइनेंशियल ईयर, गाइड करता है गवर्नमेंट को कि भैया यहाँ से पैसा आने वाला है और इसको पैसा खर्चा करने वाले हैं आप। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप बच्चों ले सकते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, व्हाई द गवर्नमेंट बजट इज प्रिपेयर्ड, क्यों गवर्नमेंट बजट हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या है बच्चों? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए होता क्या है कि जब हम पिछले ईयर में बजट बनाए थे तो वहां पे हमसे कुछ ना कुछ कमी रह गई है। उस कमी को दूर करने के लिए इस बार इस बजट में फिर से हम उसकी बात करेंगे, ठीक है, और जो कमी रह गई उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो रिसोर्सेस पिछली बार हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे, अब उन रिसोर्सेस को दोबारा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो कमियां हमसे पिछली बार रह गई हैं उन कमियों को इस बार हम दूर करेंगे। तो गवर्नमेंट कैसे दूर करती है? पहला, टैक्स कंसेशन के थ्रू एंड सब्सिडी के थ्रू। किसके थ्रू? टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी के थ्रू। अगर कोई गुड्स महंगा हो गया है तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है? उसको गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन देकर के या सब्सिडी देकर के सस्ता करती है ताकि सभी लोग उसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। कई जगह गवर्नमेंट जो है टैक्स बेनिफिट देती है। अगर आपको वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट आपको वहां पे टैक्स बेनिफिट देती है ताकि वो एरिया भी क्या हो सके? डेवलप हो सके। इसके बाद गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है ताकि जो काम प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं कर पा रहे हैं वो काम गवर्नमेंट सेक्टर वाले कर सकें। तो गवर्नमेंट बजट बनाती है, ठीक है, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को दोबारा रीअलोकेट करने के लिए। टैक्स कंसेशन और सब्सिडी के थ्रू गवर्नमेंट ये काम करती है। और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे पार्क बनवा देना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवा देना, फ्री में राशन पहुंचा देना, ये सारे काम प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं करते। ये सारा काम कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है फॉर द सोशल वेलफेयर, फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। तो पहला गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? पहला गवर्नमेंट बजट बनाती है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। दूसरा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए हमारे इकोनॉमी में या तो इन्फ्लेशन होता रहता है तो डिफ्लेशन होता रहता है। अगर इन्फ्लेशन हुआ है तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू कंट्रोल दैट इन्फ्लेशन। और गवर्नमेंट उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बजट बनाती है। अगर इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देता है। देखिए इन्फ्लेशन कब होता है? इन्फ्लेशन तब होता है जब एक्सेस डिमांड हो जाता है। एक्सेस डिमांड क्यों है? क्योंकि लोगों के पास इनकम ज़्यादा है, और जब लोगों के पास इनकम ज़्यादा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए लोगों की इनकम को कम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लोगों के लिए इनकम होता है। अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो लोगों की इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड भी धीमे धीमे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और डिमांड जब धीमे धीमे कम हो जाएगा तो गुड्स का प्राइस भी क्या हो जाएगा? धीमे धीमे कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। और वहीं पर अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन मतलब कि जब डेफिसिट डिमांड है, जो डिमांड हमारी इकोनॉमी होना चाहिए उससे कम डिमांड है। डिमांड कम क्यों है भाई? डिमांड कम इसलिए क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। डिमांड कम इसलिए है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लोगों के लिए इनकम होता है। देखिए किसी का भी एक्सपेंडिचर किसी न किसी के लिए इनकम होता है। अगर आप एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसके बदले हमें इनकम मिलेगी, आपका एक्सपेंडिचर हमारे लिए इनकम होगा। उसी तरीके से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी क्या होता है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो होता है वो हम लोगों के लिए इनकम होता है। तो अगर गवर्नमेंट देख रही है कि इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड है और जिसकी वजह से डिफ्लेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा तो लोगों के पास इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा तो जो प्राइस फॉल कर रहा था वो प्राइस धीमे धीमे राइज करने लगेगा। मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि इकोनॉमी को जो है कंट्रोल करके रखना, और उसके लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है ना। अगर इन्फ्लेशन हो तो उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और अगर डिफ्लेशन हो तो उसको भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। तीसरा, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मतलब
कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं और कुछ लोग गरीब रह गए हैं। तो ये जो गैप क्रिएट हो जा रहा है अमीर और गरीब के बीच में, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कैसे कंट्रोल करती है? जो अमीर लोग हैं उनसे ज़्यादा टैक्स चार्ज करती है, और जो गरीब लोग हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको वही जो टैक्स के थ्रू पैसा आया है उसको उनके वेलफेयर में यूज करती है। अमीर से पैसा ले लेगी टैक्स के थ्रू और वही पैसा गरीब लोगों के लिए यूज किया जाता है। तो अमीर का जब पैसा हम ले लेंगे टैक्स के थ्रू, तो अमीर का इनकम क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, और वो पैसा गरीब के लिए यूज कर देंगे तो गरीब का इनकम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जो गैप थोड़ा ज्यादा था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और गवर्नमेंट हर साल बजट में अपने ये करती रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पहला रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तीसरा रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, चौथा पब्लिक गुड प्रोविजन, सप्लाई इसेंशियल सर्विसेज। गवर्नमेंट का काम है इसेंशियल सर्विसेज इकोनॉमी के लिए जो जरूरी है वो प्रोवाइड कराना, ठीक है, जैसे कि डिफेंस, सैनिटेशंस, ठीक है, जो कि प्राइवेट सेक्टर वाले प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। साफ सफाई का ध्यान रखना, ठीक है, जो डिफेंस सर्विसेज हैं, मिलिट्री वाले हैं, उनकी सैलरी देना, ये सब प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं देखते हैं, इसको कौन देखता है? गवर्नमेंट देखता है। इसके लिए गवर्नमेंट बजट बनाता है, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए भी गवर्नमेंट क्या करता है भाई? गवर्नमेंट बजट बनाता है। गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होता है जीडीपी को इंक्रीज करना, रियल जीडीपी को इंक्रीज करना। कौन सा जीडीपी बच्चों? रियल जीडीपी को इंक्रीज करना। कई जगह गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए इंसेंटिव्स देती है। कुछ एरिया को गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देती है कि अगर इस एरिया में आप जो है अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे तो आपको हम कई ढेर सारे छूट देंगे, आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी कम रेट में प्रोवाइड कराएंगे, आपको रॉ मटेरियल कम रेट में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट कई बेनिफिट्स देती है ताकि जो एरिया डेवलप नहीं हुआ वो एरिया भी क्या हो जाए? डेवलप हो जाए, वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सके, और जो है धीमे धीमे हमारा इकोनॉमिक जीडीपी क्या होने लगे? बढ़ने लगे। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है। गवर्नमेंट बजट बनाती है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। इकोनॉमी का ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ जीडीपी से नहीं होता, इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब रोड बन जाए, स्कूल बन जाए, बिल्डिंग्स बन जाए, फ्लाईओवर्स बन जाए, ठीक है। तो ऐसा काम कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। इसके लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। तो गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? टोटल 5 पॉइंट हमने पढ़ा। पहला, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को दोबारा एलोकेट करती है। जो कमी पहले गवर्नमेंट से हो चुकी है, गवर्नमेंट उस कमी को दूर करने के लिए जो है गवर्नमेंट इस बार बजट बनाती है, और उसके लिए गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन और सब्सिडी का यूज करती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो गुड्स महंगे हो चुके हैं उन पर टैक्स कंसेशन और सब्सिडी देती है, और खुद गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। दूसरा, गवर्नमेंट का काम है इकोनॉमी को स्टेबल करना, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और बजट बनाती है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, गवर्नमेंट इनइक्वालिटीज को कंट्रोल करती है। जो इनइक्वालिटी क्रिएट हो गया है इनकम एंड वेल्थ में, गवर्नमेंट उसको भी कंट्रोल करती है, ठीक है, थ्रू टैक्सेशन के थ्रू, और जो टैक्सेशन के थ्रू पैसा आता है उसको वेलफेयर के लिए यूज करती है। प्रोविजन गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट जो है कई एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, उसके लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, 2 पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है बच्चों वो 2 टाइप का बनाती है। पहला रेवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट। देखिए, रेवेन्यू बजट गवर्नमेंट बनाती है अपने डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने के लिए। किसके लिए? डे टू डे एक्सपेंस, डेली होने वाला जो खर्चा है, ठीक है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। मतलब डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए। किसके लिए? डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए, कि डेली हमारे पास जो खर्चा होगा उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा और उसको हम कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू बजट। डील्स विथ रेकरिंग रिसिप्ट। रेकरिंग रिसिप्ट मतलब डेली होने वाला जो रिसिप्ट है, ठीक है, ये उसमें डील करता है, और डेली होने वाला जो खर्चा है ये उसमें डील करता है। दैट पावर्स डे टू डे गवर्नमेंट ऑपरेशन, मतलब गवर्नमेंट को डे टू डे खर्चे को मीट करने के लिए जो बजट चाहिए उसको अगर गवर्नमेंट बनाती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू बजट, ठीक है। रेवेन्यू बजट इज प्रिपेयर टू मीट डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर हो गया यहां तक? करंट फाइनेंशियल ईयर ट्रांजेक्शंस में सिर्फ रिकॉर्ड होते हैं,
इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट की बात होती है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब डेली होने वाला रिसिप्ट, जो कि टैक्सेस के थ्रू, फीस के थ्रू, और इसके बारे में भी हम लोग और बात करेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या क्या होता है और इसके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसमें डेली होने वाला रिसिप्ट बात होता है, इसमें डेली होने वाले खर्चे की बात होती है। डज नॉट अफेक्ट गवर्नमेंट असेट एंड लायबिलिटी। जो रेवेन्यू बजट होता है बच्चों, ये असेट और लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता। बहुत ध्यान सुनिएगा, रेवेन्यू बजट डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट की बात होती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात होती है। किसकी बात होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कोई असेट और लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता। गवर्नमेंट के ना ही कोई असेट बढ़ेंगे या घटेंगे इसके वजह से, ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी घटेगी इसकी वजह से। क्लियर हो गया रेवेन्यू बजट। नेक्स्ट है कैपिटल बजट। इसमें जो है नॉन रेकरिंग आइटम्स के बारे में बात होता है। किसके बारे में बात होता है? नॉन रेकरिंग आइटम्स। रिकॉर्ड नॉन रेकरिंग आइटम्स दैट क्रिएट और रिड्यूस असेट, ठीक है। नॉन रेकरिंग आइटम मतलब ऐसे आइटम जिनके वजह से या तो असेट बढ़ जाए या घट जाए, या लायबिलिटी बढ़ जाए और घट जाए, ठीक है। तो जब हम लोग बजट बना रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, किसके लिए? लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, ठीक है। तो उसके वजह से कोई असेट बढ़ जाए और घट जाए, और कोई लायबिलिटी बढ़ जाए घट जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजट। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अगर हम लोग बजट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो बोलेगा कैपिटल बजट। इसके वजह से क्या होगा? हमारी इकोनॉमी में असेट क्रिएट होगा, और अगर लोन लगे काम करेंगे तो लायबिलिटी भी क्रिएट होगा, ठीक है। इसमें कैपिटल रिसिप्ट की बात होती है। ऐसे रिसिप्ट जो कि नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, कभी कभार होने वाले हैं, डेली होने वाला रिसिप्ट ये नहीं होता है, ठीक है। बोरोइंग एंड एसेट सेल, ठीक है। और ये जो रिसिप्ट होता है, ये जो कैपिटल रिसिप्ट है, किसके थ्रू आता है? ये बोरोइंग या असेट सेल के थ्रू आता है। या तो हम लोन लेते हैं, ठीक है, लोन हम बार बार नहीं लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। या फिर असेट बेचने जो पैसा है उसको भी बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। इसके बारे में बच्चों हम लोग फर्दर बात करेंगे, परेशान मत होइएगा। और इसमें किसकी बात होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होती है। इट डायरेक्टली इम्पैक्ट गवर्नमेंट बैलेंस शीट। ये गवर्नमेंट के बैलेंस शीट को इफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें असेट और लायबिलिटीज में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर कोई बजट बना रही है डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू बजट। और गवर्नमेंट कोई बजट बना रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट असेट और लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं करता है। कैपिटल बजट असेट और लायबिलिटीज में चेंज करता है। रेवेन्यू बजट रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बात करता है, डेली होने वाले रिसिप्ट के बारे में बात करता है। कैपिटल बजट कभी कभार होने वाले रिसिप्ट के बारे में बात करता है। कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बात करता है, जो कि बोरिंग और सेल ऑफ एसेट के थ्रू क्रिएट होता है। रेवेन्यू बजट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है, डेली होने वाले खर्चे के बारे में बात करता है। और कैपिटल बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है, कभी कभार होने वाले खर्चे के बारे में बात करता है, ठीक है। रेवेन्यू बजट बैलेंस शीट को कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कैपिटल बजट जो है बैलेंस शीट के बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है। किसके बैलेंस शीट? गवर्नमेंट के बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बजट रिसिप्ट। मतलब कि बजट में जो पैसा आता है, बजट बनाते हैं तो भाई उसमें जो पैसा आता है, ठीक है, वो दो टाइप से आता है। पहला रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू ऑल एस्टिमेटेड रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट मतलब कि गवर्नमेंट के पास जहां जहां से भी पैसा आने वाला है, जितने भी सोर्सेज हैं उनके थ्रू पैसा जो आने वाला है, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं बजट रिसिप्ट। इट रिफर्स टू ऑल द एस्टिमेटेड रिसिप्ट। जिन जिन सोर्सेस के भी थ्रू पैसा आने वाला, चाहे वो डेली होने वाला सोर्स हो, चाहे वो कभी कभार होने वाला सोर्स हो, पैसा अगर आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बजट रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। टू ऑल द सोर्सेस। किस सोर्स से आ रहा है उससे मतलब नहीं है, डेली होने वाला सोर्स है या कभी कभार होने वाला सोर्स है उससे मतलब नहीं है, पैसा आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बजट रिसिप्ट। क्लियर हो गया? अब जब पैसा आता है, अब जब गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, दो सोर्सेस के थ्रू आता है। पहला रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब कभी कभार, सॉरी, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब डेली होने वाला रिसिप्ट, रेकरिंग नेचर का रिसिप्ट, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट मतलब कभी कभार होने वाला रिसिप्ट। जैसे आपके पास जब पैसा आता है तो कुछ सोर्स ऑफ इनकम ऐसे होंगे जो जिसके थ्रू डेली पैसा आता हो, और कुछ सोर्स ऑफ इनकम ऐसे होंगे जिसके थ्रू कभी कभार पैसा आता हो, 2-4 साल में एक आध बार पैसा आता हो। तो अगर कोई सोर्स ऑफ
इनकम है जिसके थ्रू डेली पैसा आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और कोई सोर्स ऑफ इनकम जिसके थ्रू कभी कभार पैसा आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम दैट नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉट रिड्यूस एनी एसेट। ऐसा रिसिप्ट जिसके थ्रू कोई असेट, ऐसा रिसिप्ट जिसके थ्रू कोई असेट कम ना हो, कोई असेट कम नहीं होना चाहिए और कोई लायबिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कोई असेट बेच के ना आ रहा हो, कहीं आप किसी से उधार ना लिए हो, ये डेली होने वाला रिसिप्ट हो। ठीक है, इसको बच्चों लोग बोलते हैं रेकरिंग रिसिप्ट। क्या बोलते हैं, रेकरिंग रिसिप्ट या रिपीटेड रिसिप्ट। ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ये रेकरिंग रिसिप्ट होता है या रिपीटेड रिसिप्ट होता है। ऐसा रिसिप्ट जिसके थ्रू बार बार पैसा आ रहा हो और इस रिसिप्ट के वजह से कोई असेट कम नहीं होना चाहिए, कोई लायबिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए। क्लियर है। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट जो आता है, जो गवर्नमेंट को जो पैसा आता है वो दो सोर्सेस के थ्रू आता है, एक टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू भी आता है। तो कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या हो गया, ऐसा रिसिप्ट जो कभी कभार हो। ये बच्चों नॉन रेकरिंग का होता है। ये किसका होता है, नॉन रेकरिंग का होता है। ये नॉन रिपीटेड नेचर का होता है। ये जो पैसा आता है ये कभी डेली नहीं आता है, कभी कभार होता है, 2-4 साल में कभी कभार इसके थ्रू पैसा आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और ऐसे रिसिप्ट के वजह से या तो हमारा असेट कम हो जाएगा और या तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब हमने कोई जमीन बेच दिया, उसके थ्रू पैसा है। क्या हम जमीन बार बार बेचते हैं, नहीं, कभी कभार बेचे जमीन, उसके थ्रू जो पैसा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, और या फिर हमने लोन ले लिया, क्या हम लोन बार बार लेते हैं, एक लोन तो एक ही बार लेंगे, तो जब हम लोन बार बार नहीं लेंगे तो उसके थ्रू पैसा बार बार नहीं आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा रिसिप्ट जो बार बार होता हो, जो रेकरिंग नेचर का हो, जो रिपीटेड नेचर का हो। ठीक है, और ऐसा रिसिप्ट जो बार बार ना होता हो, ठीक है, नॉन रेकरिंग नेचर का हो, नॉन रिपीटेड नेचर का हो, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। किसी रिसिप्ट की वजह से असेट कम ना हो और लायबिलिटी ना बढ़े, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। किसी रिसिप्ट की वजह से असेट कम हो जाए और लायबिलिटी बढ़ जाए, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट कितने टाइप के होते हैं। अब जब हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट के पास जो डेली सोर्स ऑफ इनकम होता है, डेली आने वाला पैसा होता है, वो दो सोर्सेस थ्रू आता है, एक टैक्स के थ्रू और दूसरा नॉन टैक्स के थ्रू। ठीक है, तो पहला हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टैक्स के थ्रू। टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम टैक्स के थ्रू आता है। ठीक है, और अब ये टैक्स के थ्रू जो पैसा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अब ये जो टैक्स रेवेन्यू होता है, ये गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो दो टाइप से आता है, एक डायरेक्ट टैक्स के थ्रू, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, लायबिलिटी भी उसी के ऊपर आती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे बच्चों आपको ये समझ में आया कि गवर्नमेंट का जो डेली होने वाला रिसिप्ट है या जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट है, गवर्नमेंट को जो पैसा आता है डेली, वो या तो टैक्स के थ्रू आता है या तो नॉन टैक्स के थ्रू आता है। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं टैक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो कैसे आता है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स के थ्रू पैसा आ रहा है उसको हम बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। अब जब गवर्नमेंट के पास टैक्स के थ्रू पैसा आता है तो वो दो सोर्सेस से आता है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो कैसे आता है। डायरेक्ट टैक्स पहले क्या होता है ये समझ लीजिए, फिर उसके थ्रू पैसा कैसे आता है वो आपको मैं बताता हूँ। डायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्सेस इम्पोज ऑन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनकम ऑफ इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन के इनकम पे जो लगता है, सैलरी पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, टैक्स बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर वो बर्डन पड़ा है
जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है उसी को उसका बर्डन झेलना पड़ेगा। क्लियर है? जिसके ऊपर बर्डन पड़ा है टैक्स पे वही करेगा। ठीक है, जैसे मिस्टर ए हैं, ठीक है, उनकी इनकम एक स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर चली गई तो गवर्नमेंट उसे टैक्स मांग रही, तो मिस्टर ए को ही टैक्स भरना पड़ेगा। वो किसी और को नहीं बोल सकते कि भैया मेरे बदले तुम टैक्स भर दो। इसमें आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, उसको लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम पे जो टैक्स लगता है, सैलरी पे जो टैक्स लगता है, हाउस प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है, कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो टैक्स लगता है, उसको लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब जब ये जो टैक्स लगता है इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और लोग टैक्स भरेंगे, तो लोग टैक्स भरेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, तो उसको लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। अब इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो पहले इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये समझ लीजिए। टैक्सेस दैट कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसी के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन किसी के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। जिसके ऊपर बर्डन पड़ता है, ठीक है, स्टार्टिंग में वो टैक्स पे कर देता है, लेकिन बाद में वो उस टैक्स का पैसा किसी न किसी से रिकवर कर लेता है। अल्टीमेटली इन शॉर्ट आपको बताया जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन पड़ता है वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है? कंज्यूमर के ऊपर। जैसे एक कंपनी है, ठीक है, उसने गुड्स प्रोड्यूस किया और उस पे जो है उसने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। अब वो कंपनी क्या करेगी? वो कंपनी उस टैक्स का अमाउंट गुड्स के कॉस्ट में ऐड कर देगी और किसको बेचेगी? कंज्यूमर को बेचेगी। कंज्यूमर गुड्स को लेगा और खा लेगा। क्या गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया गया था वो उस कंपनी वाले ने रिकवर कर लिया? बताइए, जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया गया था क्या उस कंपनी वाले ने रिकवर कर लिया? जी हाँ, उसने कंज्यूमर को बेच करके वो गुड्स, उससे टैक्स का भी पैसा ले लिया और गुड्स का भी पैसा ले लिया। कंज्यूमर ने क्या किया? कंज्यूमर ने उस गुड्स को कंज्यूम कर लिया। कंज्यूमर ने उस गुड्स को कंज्यूम कर लिया और वो जो है किसी और को दे नहीं पाया, तो अब इसका बर्डन कंज्यूमर को भरना पड़ेगा। नुकसान किसका हुआ? कंज्यूमर का। कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ गुड्स कंज्यूम किया है, तो कंज्यूमर को सिर्फ और सिर्फ गुड्स का पैसा देना चाहिए था, लेकिन कंज्यूमर ने गुड्स का भी पैसा दिया और टैक्स का भी पैसा दिया, और वो जो कंज्यूमर है वो टैक्स का पैसा किसी से रिकवर नहीं कर पाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। क्लियर है? और इसके की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। ठीक है, द इम्पैक्ट इनिशियल लायबिलिटी एंड इंसिडेंस लाई ऑन डिफरेंट पर्सन। स्टार्टिंग में कोई और पे करता है लेकिन उसका इफेक्ट किसी और के ऊपर पड़ता है। टैक्स बर्डन, इसका टैक्स बर्डन हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, सेल टैक्स हो गया। तो ये सारे सेल टैक्स तो वैसे हट चुका है। ठीक है, तो ये जो टैक्सेस हैं इसके थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। गवर्नमेंट के पास दो टाइप के टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, जिसके ऊपर पड़ा उसी को भरना पड़ेगा। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, जिसने टैक्स पे किया है वो उस टैक्स का पैसा किसी और से रिकवर कर सकता है, और अल्टीमेटली इसका बर्डन किसके ऊपर पड़ता है? कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट बच्चों अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट आइए। अब जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो नॉन टैक्स के थ्रू भी आता है। सिर्फ और सिर्फ टैक्स ही एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है गवर्नमेंट के लिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब कि टैक्स के थ्रू पैसा नहीं आना। अगर टैक्स के थ्रू पैसा आता है उसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू, लेकिन अगर टैक्स के थ्रू पैसा नहीं आ रहा तो उसको लोग बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये भी एक गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम होता है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये गवर्नमेंट की इनकम हो गई। गवर्नमेंट कंपनीज के डिबेंचर इशू किए गए हैं उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के लिए इनकम हो गई। ठीक है, या किसी कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी क्या हो गया? वो भी इनकम हो गया। प्रॉफिट एंड डिविडेंड, गवर्नमेंट कंपनीज प्रॉफिट कमाती है, गवर्नमेंट कंपनीज प्रॉफिट कमाती है तो वो भी क्या हो गया? एक गवर्नमेंट के लिए इनकम हो गया। गवर्नमेंट कंपनीज को जो डिविडेंड मिलता है,
गवर्नमेंट कंपनीज को कोई डिविडेंड मिल रहा है तो वो भी गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। डिविडेंड कब मिलेगा भाई, जब हम कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं, हम गवर्नमेंट भी कभी कभार क्या करती है, किसी कंपनी के शेयर्स ले रखती है, तो उस पर गवर्नमेंट को डिविडेंड मिलता है, तो वो भी गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। इसके बाद फीस है। फीस रिफर्स टू चार्जेस इम्पोज बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रेकरिंग सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इट। कई बार गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, उसके बदले वो आपसे फीस चार्ज करता है, ठीक है। जैसे कोर्ट फीस हो गया, कोर्ट फीस हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, इंपोर्ट फीस हो गया। मतलब गवर्नमेंट अगर आपको कोई सर्विस दे रहा है उसके बदले भी आपसे वो फीस लेता है, ये भी गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। लाइसेंस फीस, कई बार आप लाइसेंस लेने जाते हैं तो उसके बदले आपको फीस देना पड़ता है, तो वो फीस का पैसा किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट के लिए वो क्या हो गया, सोर्स ऑफ इनकम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट और भी सोर्सेज ऑफ इनकम है। फाइन एंड पेनाल्टीज, कई बार आपके ऊपर फाइन लगता है, पेनाल्टीज लगता है और आप जाकर उसको कोर्ट में भरते हैं, तो वो आप तो कोर्ट में भर दिए लेकिन वो पैसा किसके पास जाएगा, वो पैसा भी गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट के लिए भी क्या हो गया, सोर्स ऑफ इनकम हो गया। जैसे आपका चालान कट गया तो वो भी क्या है भाई, आपका चालान कट गया, आप चालान भरेंगे, जब आप चालान भरेंगे उसका पैसा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ये आपने रूल ब्रेक किया, इसके लिए आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, तो वो पैसा भी किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो फाइन और पेनल्टी जो लगता है वो भी गवर्नमेंट के लिए इनकम होता है। एस्चीट, एस्चीट क्या होता है बच्चों समझिए, कोई पर्सन मर गया और उसका कोई लीगल हेयर नहीं है, उसका कोई वारिस नहीं है, ठीक है। तो जब उसका कोई वारिस ही नहीं है तो जो उसकी प्रॉपर्टी वो किसके पास चलेगी, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। ये भी गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। जिसका कोई वारिस नहीं होता उसका प्रॉपर्टी कौन लेता है, गवर्नमेंट ले लेता है, तो गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्चीट। इसके बाद गिफ्ट एंड ग्रांट। गिफ्ट एंड ग्रांट, कई बार गवर्नमेंट को गिफ्ट मिलता है, डोनेशन मिलता है, चैरिटी मिलता है, ये भी गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये भी गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम ही है। फॉरफीचर, कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है, ठीक है, और कोई उसका शेयर का पैसा नहीं देता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके शेयर फॉरफिट कर लेती है। तो जितना शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिया उतना पैसा गवर्नमेंट जब्त कर लेगी, और जब गवर्नमेंट उतना पैसा जब्त कर लेगी तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, सोर्स ऑफ इनकम हो गया। These are the fine and penalties which are imposed the court for non-compliance of order and non-fulfillment of contract। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई रूल्स एंड ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस पर जो आपको पेनल्टी देना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कोई जमीन मकान लिए हैं और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की वजह से आपके जमीन मकान की वैल्यू बढ़ गई, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, तो उस पर आपको कुछ पैसा देना पड़ सकता है गवर्नमेंट को, वो भी गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम होता है। क्लियर हो गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल रिसिप्ट। हम लोगों ने बच्चों अभी तक पढ़ा रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट के पास जो डेली होने वाला इनकम होता है वो दो सोर्स के थ्रू होता है, एक टैक्स के थ्रू जिसमें हमने पढ़ा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और दूसरा नॉन टैक्स के थ्रू, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी, जिसमें हमने फाइन, पेनल्टीज, फॉरफीचर, स्पेशल असेसमेंट, एसटीटी ये सब पढ़ा। अब हम लोग रेवेन्यू को साइड रखते हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे रिसिप्ट जो बार बार नहीं होते हैं, जो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, जिसके वजह से कोई असेट कम हो जाए या लायबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। दिस रिसिप्ट क्रिएट लायबिलिटी। इस रिसिप्ट की वजह से क्या होता है, तो लायबिलिटी बढ़ जाता है और रिड्यूसेस असेट, या फिर असेट कम हो जाता है। फंडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और क्यों किया जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। अब कैपिटल रिसिप्ट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सबसे पहला है बोरोइंग। बोरोइंग मतलब कि भाई हम किसी से लोन ले लें, जब हम किसी से लोन लेंगे तो वो लोन हम बार बार नहीं लेंगे, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी, तो ये क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। लोन लेंगे पैसा आएगा कंफर्म है, लेकिन इसकी वजह से लायबिलिटी बढ़ेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। फिर लोन का रीपेमेंट, हम लोन का रीपेमेंट कर दें, ठीक है, लोन का रीपेमेंट, रिसिप्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड, अच्छा लोन का रीपेमेंट हम नहीं कर रहे हैं, कोई फॉरेन कंट्री वाले या जिसको हमने लोन दिया था उसने लोन का रीपेमेंट कर दिया, जब वो लोन का रीपेमेंट कर देगा तो हमारे पास पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो भाई उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। बार बार कोई लोन का रीपेमेंट तो नहीं करेगा ना,
उस अमाउंट का रीपेमेंट एक ही बार आएगा, और जब उस अमाउंट का रीपेमेंट एक बार आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। इसके वजह से क्या होगा, असेट कम हो जाएगा। अगर हम किसी को लोन दिए तो हम लोग के लिए असेट होता है, और जब वो लोन का रीपेमेंट कर देता है तो असेट कम हो जाता है। तो बोरोइंग की वजह से लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो कैपिटल रिसिप्ट, पैसा आएगा जरूर लेकिन लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। लोन का रीपेमेंट होगा तो इसकी वजह से भी पैसा आएगा लेकिन इसकी वजह से असेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। असेट डिस्पोजल, कोई असेट बेच दिए, असेट बेच दिए भाई, उसके थ्रू भी पैसा आएगा, और जब उसके थ्रू भी पैसा आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट, हमने अपने कंपनीज के शेयर्स बेच दिए, हमने अपने कंपनीज के शेयर्स बेच दिए, शेयर्स बेच देंगे भाई, जो खरीदेगा पैसा देगा, पैसा देगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। तो ऐसे रिसिप्ट जिसके वजह से असेट कम हो जाए और लायबिलिटी बढ़ जाए उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और ये जो कैपिटल रिसिप्ट होता है या तो ये बोरोइंग के थ्रू होता है या फिर वो लोन रीपेमेंट के थ्रू होता है, कोई लोन का रीपेमेंट कर दे जिसको हम लोन दिए थे, या असेट बेचने के थ्रू होता है, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू होता है। एक और है स्मॉल सेविंग एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, लोग गवर्नमेंट कई बार स्कीम ओपन करती है और लोग क्या करते हैं, उस स्कीम में पैसा लगाते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो, ठीक है, चाहे वो जो है पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे वो उसको क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है। कई बार गवर्नमेंट ऐसे स्कीम्स लगाती है जिसके थ्रू जो है गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा रेस करती है पब्लिक से। तो ये भी पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, ठीक है, ये पैसा भी किसके पास आ रहा है, गवर्नमेंट के पास आ रहा है, और इसके लिए भी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जा रही है, इसके थ्रू भी गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, जो स्मॉल सेविंग होता है ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिसिप्ट के बारे में पूरा कहानी खत्म हो गया। रिसिप्ट दो टाइप के होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, बजट एक्सपेंडिचर में बच्चों जो एक्सपेंडिचर होता है वो दो टाइप का होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ लीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भाई ऐसे खर्चे जो कि रेकरिंग नेचर के हैं, जो कि रेकरिंग नेचर के हैं, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, रिपीटेड नेचर के हैं। रिपीटेड नेचर मतलब डेली होने वाले खर्चे, उनको लोग क्या कहते हैं, उनको लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे की वजह से, ऐसे खर्चों की वजह से हमारा असेट बढ़ेगा नहीं, हमारा असेट बढ़ेगा नहीं, और ना ही हमारा लायबिलिटी कम होगा। ठीक है, तो अगर कोई खर्चा ऐसा हो रहा है जो कि रेकरिंग नेचर का है, रिपीटेड नेचर का है, डेली होने वाला है, ठीक है, और उस खर्चे के वजह से कोई असेट बढ़े ना और कोई लायबिलिटी कम ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। ये डेली होने वाला खर्चा है, जैसे डिफेंस सर्विसेज के जो खर्चे होते हैं, डेली होने वाले खर्चे होते हैं। कई बार इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है लोन पे, डेली होने वाला खर्चा होता है, हमेशा रेगुलर होता है, रेकरिंग नेचर का होता है। सब्सिडीज गवर्नमेंट को देना पड़ता है, रेगुलर नेचर का होता है। सैलरीज देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो भी रेगुलर नेचर का होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, ये भी क्या होता है, रेगुलर नेचर के होते हैं। तो जो रेगुलर नेचर के खर्चे हैं, जो डेली होने वाले खर्चे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेकरिंग नेचर का होता है, रिपीटेड नेचर का होता है। ऐसे खर्चे की वजह से कोई असेट बढ़ना नहीं चाहिए और कोई लायबिलिटी घटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि नॉन रेकरिंग नेचर का है। नॉन रेकरिंग नेचर मतलब कभी कभार होने वाला खर्चा, डेली होने वाला खर्चा नहीं है। ठीक है, ऐसे खर्चों की वजह से आपका असेट इंक्रीज कर जाए, आपका असेट बढ़ जाएगा, या आपका लायबिलिटी डिक्रीज कर जाए। ठीक है, या तो आपके पास असेट बढ़ जाए, प्रॉपर्टी बढ़ जाए, या तो आपके पास क्या हो जाए बच्चों, लायबिलिटी कम हो जाए। तो ऐसे खर्चों को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऐसा खर्चा जो कि नॉन रेकरिंग नेचर का है, ठीक है, जो कि रिपीटेड नेचर का है, ऐसा खर्चा जो कि नॉन रेकरिंग नेचर का है और नॉन रिपीटेड नेचर का है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसे एक्सपेंडिचर की वजह से आपका या तो असेट बढ़ जाए, जैसे आप कहीं जमीन खरीद लिए, क्या जमीन आप बार बार खरीदेंगे, नहीं, ठीक है, पैसा तो गया ना, पैसा गया तो एक्सपेंडिचर हो गया,
लेकिन इस एक्सपेंडिचर की वजह से क्या हुआ, आपके पास असेट बढ़ गया, उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से लायबिलिटी कम हो जाए, लोन लिए थे लोन चुका दिए, लोन चुका दिए तो पैसा गया, क्या ये लोन बार बार चुकाएंगे, नहीं, ठीक है, तो पैसा गया ना, तो पैसा गया उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जमीन खरीद लिए, कहीं कोई किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, मकान खरीद लिए, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन का रीपेमेंट कर दिए, उसको ही बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि रेकरिंग नेचर के होते हैं उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं उनको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जिनके वजह से कोई असेट बढ़े ना और कोई लायबिलिटी कम ना हो उनको लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जिनकी वजह से असेट बढ़ जाए और लायबिलिटी कम हो जाए उनको लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है बच्चों? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे मेजरिंग द बजट डेफिसिट। भाई डेफिसिट कब होता है, पहले आप ये समझिए। डेफिसिट तब होता है जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रिसिप्ट से। जितना पैसा गवर्नमेंट के पास आया जब उससे ज्यादा पैसा चला जाए तो उसको लोग बोलते हैं डेफिसिट। ठीक है, और ये डेफिसिट होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला आपको रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ना है, दूसरा आपको फिजिकल डेफिसिट पढ़ना है, और तीसरा आपको प्राइमरी डेफिसिट पढ़ना है। डेफिसिट कब होता है, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रिसिप्ट कम हो। क्लियर है? अब आप सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट समझिए कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। जब आपका डेली होने वाला खर्चा, ये डेली एक्सपेंस है, जो आपका डेली एक्सपेंस है जब वो ज्यादा हो जाए डेली होने वाले इनकम से, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है बच्चों, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। जब आपका डेली होने वाला खर्चा ज्यादा हो जाए डेली होने वाले इनकम से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर हो गया? इट रिफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसिप्ट से, डेली होने वाला खर्चा ज्यादा हो जाए डेली होने वाले रिसिप्ट से, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर हो गया? अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, फॉर्मूला तो क्लियर है आपको कि रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। डेली होने वाले खर्चे में से डेली होने वाला इनकम माइनस कर लेना, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अब ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इंडिकेट्स इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की इनएबिलिटी शो करती है कि गवर्नमेंट का खुद का रेवेन्यू, ये क्या शो करता है, गवर्नमेंट की इनएबिलिटी शो करती है। क्या कौन सी इनएबिलिटी, कि गवर्नमेंट का खुद का रेवेन्यू, गवर्नमेंट का खुद का डेली होने वाला रेवेन्यू अपने डेली होने वाले खर्चों को मीट नहीं कर पा रहा है। भाई आपकी डेली इनकम आपकी डेली होने वाले खर्चों को मीट नहीं कर पा रही है, तो रेवेन्यू डेफिसिट ये बताता है। इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग। और जब आपका डेली होने वाला खर्चा डेली होने वाले एक्सपेंस को मीट नहीं कर पाता है, तो उन एक्सपेंस को मीट करने के लिए आप अपने सेविंग का यूज करते हैं। इसका मतलब कि यहां पे क्या हो रहा है, डिस सेविंग हो रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपने सेविंग को यूज कर रही है डेली होने वाले एक्सपेंस को मीट करने के लिए, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग ऑफ अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। डेली होने वाले खर्चों को मीट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को जो है वो सेविंग को यूज करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट। और गवर्नमेंट को अगर सेविंग नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे भाई मेरा डेली होने वाला एक्सपेंस ज्यादा है, जैसे डेली होने वाला एक्सपेंस मेरा है 100 करोड़ और डेली होने वाला मेरा इनकम है 80 करोड़, दोनों को मैच कर लेंगे तो मेरा डेफिसिट कितना आ गया, मेरा डेफिसिट आ गया 20 करोड़। अब ये 20 करोड़ को या तो अपने सेविंग से राइट ऑफ करेंगे या फिर हम कैपिटल रिसिप्ट का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट का। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है भाई, ऐसे रिसिप्ट जो कि रेकरिंग नेचर के ना हो।
जिसकी वजह से असेट कम हो जाए, लायबिलिटी बढ़ जाए। मतलब ये 20 करोड़ को भरने के लिए हमको अपना असेट बेचना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है? अपना असेट सोल्ड करना पड़ सकता है, या फिर हमें जो है लोन लेना पड़ सकता है, हमें बोरोइंग करना पड़ सकता है। मतलब कि जब एक्सेस एक्सपेंडिचर हो जाता है तो उस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए हमें कोई असेट बेचना पड़ सकता है, या फिर लोन लेना पड़ सकता है, बोरोइंग करना पड़ सकता है। इन शॉर्ट हमें कैपिटल एसेट का सहारा लेना पड़ सकता है। ठीक है, यहां लिखा है थ्रू बोरिंग और डिसइन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन रेवेन्यू डेफिसिट, increase in revenue deficit leads to increase in liability in a form of borrowing or reduce asset through disinvestment। और अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है तो हमारे जो गवर्नमेंट है उनकी लायबिलिटी क्या हो जाती है? उनकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, या फिर हमारी बोरोइंग बढ़ जाती है, बोरोइंग बढ़ना मतलब लायबिलिटी बढ़ना, या फिर हमारा असेट कम हो जाता है। ठीक है, तो असेट कैसे कम हो जाएगा भाई? बेचना वचना पड़ेगा, खर्चा ज़्यादा है, खर्चे को मीट करने के लिए असेट को बेचना पड़ सकता है या लोन लेना पड़ सकता है। इन शॉर्ट हमारे गवर्नमेंट की, हमारी इकोनॉमी में लायबिलिटी बढ़ जाती है। यूज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट फॉर मीटिंग रेवेन्यू डेफिसिट रिड्यूस द इकोनॉमी प्रोडक्टिव कैपेसिटी। और जब आप जो है अपने इकोनॉमी का एसेट यूज कर ले रहे हैं, आप लोन ले रहे हैं, तो आपके इकोनॉमी का प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जिसके वजह से क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। देखिए, एक तो ऑलरेडी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, और उस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए आपने एसेट बेच दिया, आपने एसेट बेच दिया तो पैसा आ गया, पैसा आ गया तो इकोनॉमी मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो लोगों के पास इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन होगा ही होगा। मतलब एक्सेस एक्सपेंडिचर के वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन होने के चांसेस होते हैं। क्लियर हो गया? हायर बोरोइंग इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन। अगर एसेट हमेशा चलता रहे, डेली होने वाला खर्चा हमेशा ज़्यादा रहे, तो इसकी वजह से फ्यूचर बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा फ्यूचर में, और ज़्यादा खर्चे होने के चांसेस रहेंगे। भाई आज आपका खर्चा ज़्यादा है, उस खर्चे को मीट करने का आपने लोन ले लिया, अब अगली बार ये जो खर्चा आज हुआ है ये अगली बार भी रहेगा, इसके साथ साथ एक खर्चा और बढ़ गया, इंटरेस्ट का भी बढ़ गया, मतलब आपका बर्डन बढ़ गया ना। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट के पास क्या होता है? फाइनेंशियल बर्डन, फ्यूचर में बर्डन बढ़ जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट से रिलेटेड सारे पॉइंट है। फॉर्मूला याद रखिएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ डेफिसिट जो हम लोग को पढ़ना था वो है पढ़ना है फिजिकल डेफिसिट। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? ये फॉर्मूला है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रिसिप्ट माइनस कर लेना है, लेकिन नॉन डेप्थ क्रिएटिंग रिसिप्ट वाला। ठीक है, सारा रिसिप्ट लेना है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी लेना है। ये जो टोटल रिसिप्ट है इसमें हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट भी आ गया, इसमें हमारा कैपिटल रिसिप्ट भी आ गया। और कैपिटल रिसिप्ट दो तरीके का होता है भाई, इसमें बोरोइंग भी आ जाता है और असेट सोल्ड वाला भी आ जाता है। तो बोरोइंग को नहीं काउंट करना है, जो कैपिटल रिसिप्ट होगा वो असेट बेचने की वजह से होगा। क्लियर है? तो इसमें क्या बोला? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। फॉर्मूला बहुत ध्यान से दिमाग में रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, फिजिकल डेफिसिट क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। इट इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। बोरोइंग को काउंट नहीं करना है। क्लियर है? इसमें ध्यान रखिएगा, जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए टोटल रिसिप्ट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों? इसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ता है? इट इंडिकेट्स दैट द अमाउंट द गवर्नमेंट नीड टू बोरो टू फाइनेंस टोटल एक्सपेंडिचर। ये फिजिकल डेफिसिट ये इंडिकेट करता है कि हमको कितना पैसा लोन लेना पड़ सकता है अपने फिजिकल डेफिसिट को मीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात मैं और बता रहा हूँ कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है बच्चों, ये बोरोइंग के इक्वल होता है। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बोरोइंग दिया रहे तो उसी को आप लोग फिजिकल डेफिसिट मान लीजिएगा, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? फिजिकल डेफिसिट ये इंडिकेट करता है कि आपको कितना पैसा लोन लेना पड़ेगा। तो भाई अगर मेरा फिजिकल डेफिसिट 100 करोड़ का है, इसके अंदर लोन भी हमको कितना लेना पड़ेगा? 100 करोड़ का लेना पड़ेगा। बोरोइंग भी कितना करना पड़ेगा? 100 करोड़ का। तो फिजिकल डेफिसिट 100 करोड़, बोरोइंग भी 100 करोड़, दोनों बराबर हुए कि नहीं? तो अगर बोरोइंग दिया तो उसी को आप फिजिकल डेफिसिट मान लीजिएगा। फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू नेशनल डेप्थ। इसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों? हमारे इकोनॉमी में कर्जा बढ़ रहा है।
भाई बोरिंग करेंगे तो कर्जा बढ़ेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जीडीपी हमारा कम हो जाएगा। इट हिंडर्स द जीडीपी ग्रोथ खतरे में आ जाएगा। जीडीपी ग्रोथ कम होने के चांसेस हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने के चांसेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये क्या इंडिकेट करता है कि भैया गवर्नमेंट का ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, खराब है, गड़बड़ा गया है फाइनेंशियल पोजीशन, गवर्नमेंट फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। हायर फिजिकल डेफिसिट, अगर फिजिकल डेफिसिट हाई है में लीड्स टू इन्फ्लेशन, क्योंकि भाई एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकम ज़्यादा होगा इकोनॉमी में इनकम ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा। क्लियर है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या बोलता है, फिजिकल डेफिसिट की वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर वाले अपना इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं अगर फिजिकल डेफिसिट होता है ज़्यादा तो। डेप्ट ट्रैप, कर्जे के जाल में, डेप्ट ट्रैप मतलब कर्जे के जाल में फंसते चले जाना। भाई आज फिजिकल डेफिसिट है और उसको मीट करने के लिए आपने लोन ले लिया, ठीक है, अगले साल आपका बर्डन और बढ़ गया, अब आपको क्या करना है, फिजिकल डेफिसिट को तो मीट करना ही करना है। पिछले साल जो आपने लोन लिया था फिजिकल डेफिसिट को मीट करने के लिए, उस पर इंटरेस्ट भी देना होगा। क्लियर है। कई बार लोग जो है पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लेते हैं और ऐसे ही करते करते क्या होगा, हमेशा आप कर्जे में फंसते चले जाएंगे। फिजिकल डेफिसिट रहेगा, आप लोन लेंगे और लोन लेने के साथ आपका इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ जाएगा, तो दो हो गया, एक तो लोन का भी चुकाना है, इंटरेस्ट का भी चुकाना है। तो ऐसे करते करते आप क्या होंगे बच्चों, कर्जे के जाल में फंसते चले जाएंगे। डेप्ट ट्रैप होता ही होता है। और भाई जब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसिप्ट कम है, तो हमें फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ सकता है पैसे के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं है, और फ्यूचर ग्रोथ खतरे में आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट बच्चों जो होना चाहिए वो 3% होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए, 3% जीडीपी का होना चाहिए। ये मैनेजेबल होता है, इतना हम लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब इससे ज़्यादा हो जाता है फिर वो मैनेजेबल नहीं होता है, और फिर उसके वजह से डेप्ट ट्रैप हो जाता है, फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ जाता है, हमें फ्यूचर ग्रोथ खतरे में दिखता है, इन्फ्लेशन होता है, प्राइवेट सेक्टर वाले जो है अपना इन्वेस्टमेंट कम करने लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फ्यूचर में जो है हमारे पास फंड अवेलेबल कम हो सकता है, जीडीपी डाउन हो सकती है। क्लियर हो गया। इसका बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है प्राइमरी डेफिसिट, और नेक्स्ट क्या, लास्ट है, ये थर्ड टाइप का डेफिसिट आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आसान है, सिंपल है। प्राइमरी डेफिसिट मतलब क्या हो गया, फिजिकल डेफिसिट तो है ही है, इसमें से अगर इंटरेस्ट पेमेंट हम माइनस कर दें तो उसको लोग बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट हम लोग माइनस कर दें तो उसको लोग क्या बोलते हैं, उसको लोग बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। जैसे फिजिकल डेफिसिट दिया हुआ है, 30 करोड़ का, कि हम फिजिकल डेफिसिट चल रहे हैं 30 करोड़ का, और बोला इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है 1 करोड़ का, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा। तो फिजिकल डेफिसिट 30 करोड़ का, इसमें से 1 करोड़ माइनस कर दिए, कितना आ गया 29। ये हो गया हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालेंगे, फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी डेफिसिट मिल जाता है। इट मेजर द फिजिकल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट एक्सक्लूड कर देना, ऑन प्रीवियस बोरिंग, जो पिछले साल हम लोग बोरिंग किए होंगे उस पर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको एक्सक्लूड कर देना, उसको काउंट नहीं करना है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, शोज द गवर्नमेंट बोरिंग रिक्वायरमेंट फॉर करंट एक्सपेंडिचर, ये शो करता है गवर्नमेंट को जो है करंट एक्सपेंडिचर मीट करने के कितना पैसा उधार लेना पड़ेगा, कितना पैसा लोन लेना पड़ेगा। हेल्प असेस वेदर गवर्नमेंट बोरोइंग इज फॉर प्रोडक्टिव पर्पस और जस्ट टू पे इंटरेस्ट। ये बोल रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट की वजह से हमको ये मालूम चल जाता है कि गवर्नमेंट जो बोरोइंग कर रही है ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए कर रही है, कुछ हमारी इकोनॉमी प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर ये बोरोइंग सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए हो रहा है। अगर ये बोरिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए हो रहा है, इसका मतलब कि खतरे घंटी है, पूरा इकोनॉमी अब खत्म होने वाला है, बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बोरिंग कर रही है प्रोडक्टिव पर्पस के तो ठीक है, चलो क्लियर है। तो प्राइमरी डेफिसिट की वजह से हमको ये मालूम चल जाता है कि गवर्नमेंट जो बोरिंग कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कर रही है, या फिर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए कर रही है। लोअर प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स बेटर फिजिकल मैनेजमेंट। अगर प्राइमरी डेफिसिट कम है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, कि हमारा फिजिकल मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है। पॉजिटिव प्राइमरी डेफिसिट मींस गवर्नमेंट इज बोरोइंग इवन आफ्टर अकाउंटिंग
फॉर इंटरेस्ट पेमेंट। अगर प्राइमरी डेफिसिट पॉजिटिव में है, इसका मतलब गवर्नमेंट इज स्टिल बोरोइंग इवन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट पेमेंट। भले इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा भी जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोरोइंग कर रही है। कोई दिक्कत है इसमें बच्चों? प्राइमरी डेफिसिट आप समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद लास्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। ठीक है, बैलेंस बजट सबसे पहले देखिए, बैलेंस बजट कब होगा? व्हेन टोटल गवर्नमेंट रिसिप्ट इक्वल टू टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। भाई रिसिप्ट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस बजट। गवर्नमेंट के पास जितना पैसा आ रहा है, ठीक है, टोटल गवर्नमेंट रिसिप्ट इज इक्वल टू टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। 100 करोड़ आया और 100 करोड़ खर्चा हुआ, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बैलेंस्ड बजट। जितना आया उतना ही खर्चा हुआ, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। ठीक है, इसमें इसका फॉर्मूला रिसिप्ट माइनस रिसिप्ट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। इसमें कोई डेफिसिट कोई सरप्लस नहीं होता है। गवर्नमेंट स्पेंड एग्जैक्टली व्हाट इट अर्न्स, जितना गवर्नमेंट कमा रही है उतना ही गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। ये फिजिकल स्टेबिलिटी शो करता है। ठीक है, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। अब बात आती है अनबैलेंस्ड बजट की, जो कि नॉर्मली हमको हर एक इकोनॉमी में देखने को मिलता है। ठीक है, when total government receipt do not equal to total government expenditure, जितना पैसा आया उतना पैसा गया नहीं, या तो उससे कम गया या तो उससे ज्यादा गया, उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड बजट। ठीक है, अब हम लोग अनबैलेंस्ड बजट में दो टाइप के हैं, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। जितना पैसा आया वो ज्यादा है और जितना पैसा खर्चा हुआ वो कम है। आया 100 करोड़ और खर्चा हुआ 80 करोड़, तो 20 करोड़ क्या आएगा? 20 करोड़ आएगा बच्चों सरप्लस बजट। जितना आया उससे कम खर्चा हुआ, इसको बोलते हैं सरप्लस बजट। और नेक्स्ट है डेफिसिट बजट। जब रिसिप्ट कम हो, आया 80 करोड़ और खर्चा हुआ 100 करोड़, तो ये 20 करोड़ जो आएगा माइनस में क्या शो करेगा? ये डेफिसिट बजट। जितना पैसा आया उससे ज्यादा खर्चा हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट बजट। ठीक है, मोस्ट कॉमन इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स में यही सब देखने को मिलता है। डेफिसिट बजट यूज फॉर इकोनॉमिक स्टिमुलस एंड डेवलपमेंट, ये सब आपको उतना मतलब नहीं है। सरप्लस बजट यूज टू पे डेप्थ, अगर हम लोग सरप्लस बजट में रहते हैं तो उसको डेप्थ पेमेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। भाई पैसा बचेगा, जितना आया उससे कम गया तो पैसा बच गया, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डेप्थ पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये बच्चों चैप्टर अपना खत्म होता है। जितनी बातें इसमें बताई गई सब इंपॉर्टेंट है, उसको आप मन लगा करके पढ़िएगा। फिर मिलेंगे बच्चों हम लोग नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।